कित्थों दा मुंडा है तू, मतलब कहाँ का है तू। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर रहे राकेश मारिया ने जब पंजाबी लहजे में यह सवाल पूछा तो सामने बैठा शख्स चौंक गया। उसकी आंखों में पहचान लिए जाने का डर आया। उस डर के साथ उसने जवाब दिया, ओकड़ा। ओकड़ा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक जिला है। राकेश ने अपने ससुर से इसके बारे में सुन रखा था। ओकाड़ा की कुछ और जानकारी को जुटाकर राकेश दोबारा पूछताछ करने के लिए लौटे। थोड़ा और कुरेदने पर उन्हें एक और जवाब मिला, मेरी पहचान हो गई तो भारत और अमेरिका मेरे गांव को बम से उड़ा देंगे। राकेश रुककर सोचने लगे कि अगर उस रात सब कुछ सामने बैठे शख्स के मुताबिक हुआ होता तो कलावा बांधे यह शख्स एक हिंदू टेररिस्ट के तौर पर मर चुका होता। उसका नाम समीर दिनेश चौधरी बताया जाता। उसके पास से हैदराबाद के अरुणोदय डिग्री कॉलेज की आईडी मिलती है। उसके घर का पता 254 टीचर कॉलोनी, नगर भावी, बेंगलुरु बताया जाता है। और यह सब कुछ फर्जी होता है, यह सब नकली होता है, क्योंकि उस रात राकेश मारिया के सामने अजमल आमिर कसाब बैठा था। आमिर अजमल कसाब यह कौन है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है इस देश का हर शख्स कसाब के नाम के बारे में जानता है। होमगार्ड्स के डायरेक्टर जनरल पद से रिटायर हुए राकेश मारिया ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है लेट मी से इट नाउ। और आज मैं आपको इस बुक से मुंबई अटैक से जुड़े हुए कुछ इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें सुनकर आपको अच्छा भी लगेगा और एग्जैक्टली आप बेहतर सच्चाई को जान पाएंगे। राकेश अपनी किताब में लिखते हैं, अगर कसाब उस फर्जी आईडी के साथ मर जाता तो अखबारों की हेडलाइंस चीख रही होती कि कैसे एक हिंदू टेररिस्ट ने मुंबई पे हमला किया। टीवी पत्रकार बेंगलुरु में इकट्ठा होकर के उसके पड़ोसियों का इंटरव्यू ले रहे होते, लेकिन ऐसा होने के पहले सब कुछ रोक दिया गया। पाकिस्तान के फरीदकोट का अजमल कसाब मेरे सामने बैठा था। मैं उससे पूछ रहा था कि करन आया है, क्या करने आया है तू, कैसे उस हमले के लिए भर्ती किया गया, कैसे ट्रेनिंग हुई और कैसे वो अपने साथियों के साथ मुंबई में प्रवेश किया। बुक में राकेश लिखते हैं कि कसाब और उसके साथी अल हुसैनी नाम की नाव से मुंबई में दाखिल हुए थे। वो लिखते हैं यह नाम 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में भी सुनने को मिला था। उस हमले के मुख्य आरोपी टाइगर मेमन के अपार्टमेंट ब्लॉक का नाम भी अल हुसैनी था और पुलिस के मुताबिक इसी इमारत में साजिश रची गई थी। इस किताब में मेंशन एक और टाइटल का नाम है कि आखिर गद्दार कौन है। बकौल राकेश क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर के तौर पर कसाब को जिंदा रखना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। लोगों और अफसरों का उनके प्रति बर्ताव देखते हुए उन्होंने उसके गार्ड्स को खुद से चुना। आईएसआई और लश्कर कसाब को किसी भी तरह से खत्म करना चाहते थे ताकि हमले के इकलौते जिंदा सबूत को मिटाया जा सके। राकेश को भारत सरकार से खत मिला कि कसाब की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच पर है। सीबीआई से मिली जानकारी से पता चला कि पाकिस्तान ने कसाब को मारने का काम दाऊद इब्राहिम गैंग को दिया था। अगर उसे कुछ हो जाता तो राकेश जी की केवल नौकरी ही नहीं बल्कि मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा भी पूरी की पूरी दांव पर लग जाती। आज भी कसाब की 2 तस्वीरें इंटरनेट पर आप खूब इस्तेमाल होते हुए देखते होंगे। पहला, हाथ में AK-47 लिए कसाब की एक तस्वीर जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की है, और दूसरी फोटो मुंबई के एक पुलिस थाने की है। उस दूसरी तस्वीर के बारे में राकेश जी लिखते हैं कि हमने बहुत सावधानी बरती कि उसकी किसी भी तरह से कोई फोटो ना खींची जाए और कोई फोटो मीडिया के पास ना जाए। जब कुर्सी पर बैठे कसाब की फोटो मीडिया में चलने लगी तो हमें झटका लगा। मैंने सभी अफसरों को किनारे बुलाकर पूछा, आखिर ये गद्दार है कौन? सब ने इनकार किया। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि वो सच बोल रहे थे। तो कहा जाए तो आज भी ये राज बना हुआ है कि आखिर वो फोटो कैसे बाहर आई। कहते हैं राकेश जी के मुताबिक तस्वीर से सरहद पार यह संदेश भेजना था कि सबसे बड़े सबूत जो खुद कसाब हैं वो भारत के कब्जे में है, क्योंकि पाकिस्तान हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा था। पाकिस्तान ने शुरुआत में कसाब को अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया था। हमले के कुछ महीनों बाद पाकिस्तानी सरकार ने कसाब के पाक नागरिक होने की पुष्टि की। फिर एक स्थानीय न्यूज़ चैनल ने बताया कि कसाब मध्य पंजाब के फरीदकोट गांव का रहने वाला है। मुंबई हमले में 166 लोग मारे गए। अजमल कसाब को 312 मामलों में अभियुक्त बनाया गया। स्पेशल कोर्ट में उस पर 86 आरोप तय हुए और 6 मई 2010 को उसे मौत की सजा सुनाई गई। तमाम कानूनी अधिकार आजमाने के बाद 5 नवंबर 2012 को राष्ट्रपति ने कसाब की दया याचिका को खारिज कर दिया। फिर 21 नवंबर 2012 को सुबह 7:30 बजे पुणे की अरोड़ा जेल में कसाब को फांसी दी गई। अब अगले पार्ट में आपको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पूरी जर्नी थी कैसे कसाब अपने दोस्तों के साथ मुंबई में दाखिल हुआ, कैसे एक साथ इतने ठिकानों पर हमले हुए, बम विस्फोट किए गए और इतने लोगों को मारा गया। इस पूरे के पूरे साजिश की हर टाइमलाइन को जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो अगले फेज में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा, तो वीडियो में बने रहिए। आज तारीख 26 नवंबर यानी 26/11 एक ऐसा हादसा जिसका सिलसिला मौत से भी खत्म नहीं होता। मौत के बाद जो शुरू होता है उस गम का नाम है
26/11। जिंदगी जहां से एक नए रास्ते पर चलती है, उस मोड़ का नाम है 26/11। आदमी को आदमी होने पर अगर शर्म आती है तो उस मंजिल का नाम है 26/11, क्योंकि हिंदुस्तान में इससे पहले इस तरह का हमला कभी नहीं देखा गया। 26 नवंबर 2008 को 10 आतंकियों के आतंक से न सिर्फ मुंबई कांपी बल्कि देश भी थर्रा उठा। इस हमले की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से नाव के रास्ते ये आतंकी मुंबई में घुसे। ये भारतीय नाव से मुंबई पहुंचे थे। जिस भारतीय नाव पर ये आतंकी सवार थे उस पर इन्होंने कब्जा किया और उस पर सवार 4 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया। रात के तकरीबन 8 बजे ये हमलावर कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरते हैं। वहां से 4 समूह में ये बढ़ गए और टैक्सी लेकर अपनी अपनी मंजिल का इन्होंने रुख किया। मछुआरों को उनकी गतिविधियों के बारे में पता चला। दैट मीन इन लोगों को मछली बाजार में उतरते हुए वहां कुछ मछुआरों ने देखा, नोटिस किया और उन्हें शक भी हुआ। उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को भी दी, लेकिन इलाके की पुलिस ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दिया, ना ही आगे बढ़ करके अपने किसी बड़े अधिकारी को इसके बारे में बताया, न किसी या खुफिया बल को भी इसके विषय में जानकारी दी गई। रात 9:10 CST स्टेशन रात का 9:10 हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर धीरे धीरे भीड़ छटने लगी थी कि तभी सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर बिल्डिंग में गोली की आवाजों के बीच चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार की आवाजें आने लगीं। हर तरफ लोग भाग रहे थे, हर कोई अपनी जान बचाना चाह रहा था। आतंकियों की बंदूक से निकली गोली ने करीब 52 लोगों की जान ले ली। वह 26 नवंबर की काली रात थी। आतंकी अजमल कसाब को मुंबई के छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। रात 9:38 पर ताज होटल आतंकियों ने होटल ताज को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में लिया। अंदर लोग बंधक बने हुए थे, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। आतंक जारी था। इस दौरान होटल में रैपिड एक्शन फोर्स NSG कमांडो ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। पूरे 60 घंटे तक आतंकवादियों और जवानों के बीच जंग चलती रही। इस दौरान आग लगी, गोलियां चली और बंदूकों को लेकर पूरी उम्मीद अब टूटती जा रही थी। आखिरकार देश के जाबाजों की गोलियों से इन आतंकियों का अंत हुआ। पर फिर से रात 10 बजे होटल ओबेरॉय में आतंक। कारोबारियों के लिए लोकप्रिय ओबेरॉय होटल में हमलावर ढेरों गोले बारूद के साथ घुस गए। यहाँ 350 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हमलावरों ने यहाँ कई लोगों को बंधक भी बना लिया था। NSG के जवानों ने दोनों हमलावरों को मार गिराया, लेकिन तब तक 32 लोगों की जान जा चुकी थी। रात 10:25 नरीमन हाउस, यहूदी पर्यटकों के स्थल नरीमन हाउस में भी 2 आतंकियों ने जमकर तांडव मचाया। यहाँ उन्होंने कई लोगों को बंधक बना लिया। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में सभी आतंकवादी मारे गए, लेकिन बंधक बनाए गए लोगों को नहीं बचाया जा सका। कामा अस्पताल और लियोपोल्ड कैफे में गोलीबारी। अपने विदेशी ग्राहकों के लिए मशहूर लियोपोल्ड कैफे में 2 हमलावरों ने जमकर गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में 10 लोग मारे गए थे। हालांकि दोनों हमलावरों को भी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। कामा अस्पताल में भी आतंकवादियों ने जमकर गोलीबारी की। यहाँ 4 हमलावरों ने पुलिस के एक वैन को अगवा कर लिया। आतंकवादियों से एनकाउंटर के दौरान ATS चीफ हेमंत करकरे, मुंबई पुलिस के अधिकारी अशोक कामटे और विजय सालस्कर भी शहीद हो गए। 3 दिन की जंग के बाद सुरक्षा बलों को सफलता मिली। हमले के बाद रैपिड एक्शन फोर्स RPF, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG कमांडो ने मोर्चा संभाला, लेकिन आतंकियों का खात्मा करने में सुरक्षा बलों को 3 दिन तक का समय लगा। इस दौरान आतंकियों ने कई जगह धमाके किए, आग लगाए, फायरिंग की और बहुत सारे बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया। करीब 60 घंटे की लड़ाई के बाद सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया, जबकि अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ा गया। यह थी 26/11 अटैक की एक छोटी सी इनसाइड स्टोरी। आज भी पूरा देश इस ब्लैक डे को एक शोक दिवस के तौर पे मनाता है और जिन ब्रेव हार्ट्स ने इस देश के लोगों की सुरक्षा के लिए जान दी, उनके लिए हम सब सत सत नमन भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।